साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? तरीक़ेकार, सही। लेकिन ये तरीक़ेकार कोई रूल की हैसियत नहीं रखता। यू मे अग्री, यू मे डिसएग्री विद इट। आप इस रूल से सॉल्व कर सकते हैं, आप इसके अलावा किसी और रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो वो तरीक़ेकार है जो हमें बुक में बताया है, ठीक है। इमेज को स्टडी करने का, जो भी मिरर के सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, उससे मुतालिक स्टडी का, ठीक है, एक तरीक़ेकार तो ये है जिसमें हम ये देख रहे हैं, अभी पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीक़ेकार है। मुमकिन हुआ तो मैं आपको वो उसका जिक्र करूंगा, लेकिन हम फॉलो ये वाला तरीक़ेकार करेंगे जो हमारी बुक में है। लेकिन दोनों से ही बिल्कुल सही आंसर्स आते हैं। यानी कि आंसर का मतलब ये कि इंटरप्रिटेशन, जो कंक्लूजन निकलेगा दोनों से एग्जैक्टली सेम निकलेगा, चाहे ये वाली कन्वेंशन जो हमें बुक में दी गई है, चाहे कोई दूसरी कन्वेंशन जो उसमें होती है वो फॉलो की जा सके, ठीक है। इस कन्वेंशन में जिस बात का हम ख्याल रखते हैं वो हम नेचर का ख्याल रखते हैं। हम नेचर के मुताबिक बताते हैं कि इसके साथ प्लस साइन आएगी कि माइनस साइन आएगी। दूसरी कन्वेंशन में एक्सिस के ऊपर कौन से एक्सिस पे ड्रॉ हो रही है, कौन से एक्सिस से चल के आ रही है। जो क्वांटिटी पॉजिटिव एक्सिस पे आएगी वो प्लस साइन के साथ, जो नेगेटिव एक्सिस पे आएगी वो नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। और इस कन्वेंशन में हम देखते हैं कि अपनी पास्ट नॉलेज पे हम डिपेंड करते हैं और देखते हैं कि ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, या जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक हम चलते हैं। अगर रियल है तो प्लस साइन लगा देंगे, वर्चुअल है तो माइनस साइन लगा देंगे, सिंपल। तो इस तरह से ये चीज़ बड़ी सिंपल हो जाती है डील करना। मकसद क्या है इसका? इसका मकसद सिर्फ ये है कि देखिए, किसी भी मिरर के सामने अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो उसकी इमेज बनेगी। वो इमेज रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, वो इमेज कितने फासले पे बनेगी, तो वो फासला जो कैलकुलेट करना है वो तो हम चलो स्केल रख के कर सकते हैं, या इक्वेशन हमने बनाई मिरर इक्वेशन 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/q, उससे हम निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इमेज रियल आएगी कि वर्चुअल आएगी ये प्रेडिक्ट करना हो तो वो भी हम चाहेंगे कि हमें एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े ये देखने के लिए। ये भी रख के देख लो, इतने फासले पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज हमें कैसे मिलेगी, नेचर में रियल होगी कि वर्चुअल होगी। तो हम चाहते हैं कि मैथमेटिकली ही एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर दिया जाए कि इस पोजीशन पे ऐसा ऑब्जेक्ट इस तरह के मिरर के सामने रखेंगे तो उसकी इतने साइज की, इतने फासले पे और इस नेचर की इमेज मिलेगी। ये हम एक्सपेरिमेंट करके देखने के बजाय मैथमेटिकली करके देखना ज़्यादा आसान समझते हैं। तो मैथमेटिकली भी वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल सके जो एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें मिलती है, उसके लिए ये कन्वेंशन रखी गई ताकि हम मैथमेटिकली भी प्रेडिक्ट कर सकें अच्छा ये कैसा सिस्टम या कैसा सिनेरियो बन रहा होगा। उसके लिए 2-3 चीज़ों का हमने कहा। हम मिरर इक्वेशन जब यूज़ करते हैं तो उस मिरर इक्वेशन में हमारे पास फोकल लेंथ आती है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आता है और इमेज का डिस्टेंस आता है, ठीक है। ओके, मिरर कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है, लाइट रेज को बिखेर देता है, दूर दूर कर देता है। कॉन्केव मिरर करीब कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। तो ये मिरर की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे बनाएंगे? कॉन्वेक्स मिरर है कि कॉन्केव मिरर ड्रॉ हुआ हो तो हम देख के बता देंगे कि ये कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि भाई ये मिरर और दूसरा मिरर, ठीक है। तो इस मिरर को, ड्रॉ हुए हुए मिरर को हमने कहा अच्छा ये कॉन्केव यानी कि डाइवर्जिंग मिरर है और ये कॉन्वेक्स यानी कि कॉन्केव यानी कि कन्वर्जिंग मिरर है और ये कॉन्वेक्स यानी कि डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। तो ये तो ड्रॉ हुआ होगा तो ही पता चलेगा कि मिरर कौन सा है। मैं आपसे को एक मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 3 मीटर के फासले के ऊपर, तो आप बताओ उसकी इमेज कहाँ बनेगी? आप कहेंगे मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव है। तो उसके लिए फिर हम कहेंगे भाई ड्रॉ होना चाहिए। हमने कहा नहीं, ज़रूरी नहीं है। हम एक चेंज ऐसा करते हैं कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि मिरर कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है। हमने कहा कि अगर ये कॉन्केव मिरर है ना, कन्वर्जिंग मिरर है। अच्छा मिरर कौन सा होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है जो चाहता है कि इमेज बने। इसीलिए 6 में से 5 केसेस में हमने देखा था ये इमेज बनाता है, ठीक है। तो ये अच्छा वाला मिरर है तो इसको हम पॉजिटिव फोकल लेंथ ले लेंगे। मिरर की जो
कैरेक्टरिस्टिक होती है वो मिरर की फोकल लेंथ होती है, या मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर या उसका फासला रेडियस ऑफ कर्वेचर। इफ यू रिमेंबर हमने कहा था ये मिरर है, तो मिरर के पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का फासला ये फोकल लेंथ कहलाता है। जितना फासला प्रिंसिपल फोकस का होता है उसका दुगना सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। इसको हमने सी का नाम दे दिया था। और ये सी क्या था, हमने कहा था अगर इस मिरर को मैं कंप्लीट करूं तो वो एक स्फीयर बनाएगा, उस स्फीयर का सेंटर होगा ये। तो स्फीयर का सेंटर तो या सर्कल का सेंटर तो सर्कल का रेडियस होता है। तो यहां से लेके यहां तक का जो फासला हमें मिला ये दरअसल हमारा क्या बन गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम ऐसे शो करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, और ये कैपिटल आर क्या है, फोकस का दुगना फासला है। जितना फासला प्रिंसिपल फोकस का है उसका दुगना फासला रेडियस ऑफ कर्वेचर का है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, ये हमें काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, ऑलराइट, कमिंग बैक टू दिस, मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो मिरर की क्या खास बात होती है, मिरर की कैरेक्टरिस्टिक मिरर की फोकल लेंथ या मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो हमारे हाथ में है कि हम यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें। ठीक है, और इमेज तो उस ऑब्जेक्ट की जगह बदलने से इमेज भी अपने आप बनती है। तो मिरर की क्या चीज रही, ऑब्जेक्ट हमारा होता है, ऑब्जेक्ट की जगह का तायुन भी हम करते हैं, इमेज उसकी वजह से बनती है। मिरर की क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या रही, मिरर का फोकस रहा, मिरर की फोकल लेंथ रही, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा। ठीक है, तो कौन सी नेचर मिरर की हमें बता सकता है, वो फोकल लेंथ हमें बता सकती है। पॉजिटिव हमने कहा ठीक है, अगर कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, तो उसकी फोकल लेंथ को हम नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे। और अगर कन्वर्जिंग यानी कि कॉन्केव मिरर है, अच्छा वाला मिरर, इमेज फॉर्म करने वाला मिरर है, तो उसके फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो कॉन्केव मिरर का मतलब ही आप समझ गए, ये कन्वर्जिंग मिरर है, फोकल लेंथ के साथ प्लस के साइन लगा देंगे, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब f इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो आप उसको मैथमेटिकली लिखेंगे f इज इक्वल टू -10, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये कॉन्वेक्स यानी कि डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, ये तो हो गया फोकल लेंथ का पॉजिटिव और नेगेटिव होना साइन कन्वेंशन के मुताबिक। कॉन्केव या कन्वर्जिंग मिरर के फोकल लेंथ को हम प्लस में और कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर के फोकल लेंथ को हम माइनस में शो करेंगे। ठीक है, इमेज पे आते हैं। इमेज दो तरह की हमने पढ़ी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज वो इमेज है जो रियलिटी में हमें मिलती है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से मिलती है, किसी पेपर पे या कार्ड पे या स्क्रीन पे हम उसको रखना चाहें तो वो हमें उस स्क्रीन पे फॉर्म होती हुई नजर आती है। ठीक है, तो ये रियल इमेज को हमने कहा ठीक है, इमेज का फासला कौन सा होता है, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इमेज कितने फासले पे बन रही है, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो क्यू, इमेज की अगर हम बात करेंगे तो किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, एक्चुअली जो इमेज की है क्यू, तो Q को पॉजिटिव कह देंगे रियल इमेज के लिए, और Q को नेगेटिव हमने कह दिया वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स भी रियल और वर्चुअल होते हैं। जब हम बहुत सारे मिरर से इमेजेस बना रहे होते हैं या मुख्तलिफ लेंसेज से इमेज बना रहे होते हैं तो हमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट हो या वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, रियल के साथ साइन प्लस, वर्चुअल के साथ साइन माइनस लगा देंगे। हमारे इस कोर्स में हमें कोई भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमारा रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स दोनों ही होते हैं। हम अपने इस लेवल पे सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट्स ही देखेंगे, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ तो उसके साथ माइनस साइन खुद ब खुद आ जाएगी कैलकुलेशन में, और अगर नहीं आपको बताया हुआ कि भाई एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ माइनस के साइन हम खुद लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज और ऑब्जेक्ट और मिरर से रिलेटेड कुछ साइन कन्वेंशंस हैं। यही साइन कन्वेंशंस हम इसमें भी पढ़ेंगे लेंसेज वाले टॉपिक में। ठीक है, अच्छा, जो इसके अलावा अब तक हमने दो फॉर्मूले इसमें पढ़े हैं वो है
1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, जो सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा जस्ट अभी अभी हमने देखा, रिकॉल के एक्चुअली वो है r इज इक्वल टू 2f। दो फॉर्मूले इसमें अभी हमें और देखने हैं। पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक का काम, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, मजीद करते हैं काम की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज मैग्निफिकेशन। सही। ये मैग्निफिकेशन का, मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? जूम कर देना, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बड़ा करके अगर हम शो करें, या किसी भी स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को अगर हम एनलार्ज कर दें, जूम इन कर दें, तो वो प्रोसेस मैग्निफिकेशन कहलाता है। और वो जो चीज़ हमें एनलार्ज साइज की दिख रही है उसको हम मैग्नीफाइड इमेज कहते हैं, ठीक है। मिरर में हमने ये देखा कि मिरर के सामने जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर मुख्तलिफ तरह की इमेज दिखाता है। कभी इमेज हमें बड़े साइज़ की दिखाता है, कभी इमेज हमें छोटे साइज़ की दिखाता है। तो अगर हम कहें कि भाई ये ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा हुआ है, मैं इस ऑब्जेक्ट को उस जगह देखना चाहता हूँ लेकिन बड़े साइज़ का, अब क्या करेंगे उसके लिए? तो ऑब्जेक्ट को तो वहाँ ले जाने से रहे, चलो अगर मैं ऑब्जेक्ट को वहाँ ले भी जाऊँ तो उसको जो मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ये बड़े साइज़ का चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? ऑब्जेक्ट को तो मैं बड़ा कर नहीं सकता। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? हम देखते हैं कि ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट की हूबहू शक्ल हमें दूसरी जगह पे दिखा सकते हैं। मिरर्स आर वन ऑफ देम। तो हमने कहा ठीक है, मिरर इस्तेमाल कर लो। और मिरर को जब स्टडी किया तो पता ये चला कि मिरर तो इमेज को, जो मिरर जो दिखाता है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो नहीं होता। मिरर से जो चीज़ हमें दिख रही होती है वो इमेज दिख रही होती है, वो असल से बड़े साइज़ की भी हो सकती है, असल से छोटे साइज़ यानी कि मैग्नीफाइड भी हो सकती है, और उससे छोटे साइज़ की भी हो सकती है। तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जहाँ हम देखते हैं कि हमें इस जगह पे ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए है और बड़े साइज़ का या छोटे साइज़ का दिखना चाहिए, तो हमने सोचा कि ऐसी कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रहते हुए दूसरी जगह दिखा सकते हैं और इससे ज़्यादा बड़े या छोटे साइज़ में दिखा सकते हैं। तो हमें मिरर्स नज़र आए, हमने कहा ठीक है मिरर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें लेंसेज भी मिलते हैं ऐसे जो ये काम करते हैं, बिल्कुल जो मिरर्स करते हैं, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे लेंस या मिरर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस में कोई, जैसे हमने एक पढ़ा था कि भाई एक मिरर के सामने अगर हम एक ऑब्जेक्ट को उसके F और C के बीच में रखें तो उसकी हमें एनलार्ज इमेज मिलती है। तो ये जो इमेज हमें दिखी ये एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी है, 2 और 3 टाइम्स ज्यादा बड़ी है। तो इस इमेज को हम कहेंगे ये मैग्नीफाइड इमेज है, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे मैग्निफिकेशन का, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या कहलाता है? वो प्रोसेस जिसमें स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट भी बड़ा नजर आता है। ऑब्जेक्ट बड़ा नहीं होता, एक्चुअली उसकी बड़ी इमेज हमें दिख रही होती है। तो द प्रोसेस इन विच टाइनी ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी लार्ज, ठीक है, इज नोन एज मैग्निफिकेशन। द प्रोसेस इन विच टाइनी कह लीजिए या स्मॉल कह लीजिए, appear large is called magnification. ठीक है, ये हो गया। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम से इसको शो करते हैं, ठीक है। और
कैपिटल एम से जब हम इसको शो करते हैं तो इसकी कुछ ना कुछ नेचर भी बनती है स्केलर के वेक्टर। तो मैग्निफिकेशन इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला पहले बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर इसकी यूनिट देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज था लेट से 2 सेंटीमीटर। मैंने मिरर के सामने रखा तो मुझे इस मिरर से बनने वाली इमेज जो दिखी वो दिखी 6 सेंटीमीटर। हमने क्या कहा कि इमेज जो है वो बड़ी है, यानी कि इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है। कितनी मैग्नीफाइड है यानी कि कितनी बड़ी है, तो आप कहेंगे 4 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ी है। उनका अच्छा चलो ठीक है, सही है। यानी कि जब कभी भी मिरर के सामने इस पोजीशन पे हम रखेंगे तो हमें उससे 4 सेंटीमीटर बड़ी दिखेगी, ऐसा एक ख्याल आया जहन में। दूसरे साहब ने कहा कि नहीं, इसको मैं 2 + 4 अगर 6 कहूँ तो मैं 2 × 3 भी तो कह सकता हूँ, तो उसका आंसर भी 6 आता है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँ 4 सेंटीमीटर ऐड कर दूं या उसको मैं कहूँ ये 3 टाइम्स ज्यादा बड़ी है। तो उन्होंने कहा एक एक्सपेरिमेंट और करके देख लो भाई। यहां जब इन्होंने इसी पोजीशन पे 2 सेंटीमीटर के बजाय फिर उन्होंने एक 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट जब रख के देखा तो उससे उन्हें ये पता चला कि इनको 9 सेंटीमीटर लंबी इमेज मिली। अब उन्होंने कहा कि अगर ये 3 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर ऐड करते तो आंसर 7 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 9 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 3 × 3, 3 3 9, ये मल्टीप्लाई वाली बात ही सही है। तो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट को एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है, तो प्लस का नहीं होता, इसमें मल्टीप्लिकेशन का असर है। तो हम कहेंगे इमेज ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके जो बड़ा आंसर मिलता है उतना इमेज का साइज मिलता है। आई होप ये बात क्लियर हो रही हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान जो मैग्निफिकेशन हो रही होती है ये एक मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि मैग्निफिकेशन इसमें हुई, कितनी हुई 3 टाइम्स हुई। तो ये 3 टाइम्स हमें कैसे मिला 6/2 करके, सही है, 6/2 करके ये हमें ये मिला। 6 क्या है, इमेज का साइज ऑफ इमेज, जिसको हम HI कहते हैं, अपॉन 2 सेंटीमीटर क्या था ऑब्जेक्ट की हाइट, जिसको हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO कहते हैं। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आई कितनी 3, और बिल्कुल ऐसा ही है। यहां पे भी देख लीजिए ये फॉर्मूला इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट ट्रू होता है। आपने कहा 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का जब हमने प्लेसमेंट किया F और C के बीच में तो 9 सेंटीमीटर इमेज मिली, तो 3 3 9, तो आपने कहा ठीक है, इस फॉर्मूले के मुताबिक इमेज को पहले बताओ। इमेज को पहले बताया, 9 सेंटीमीटर इमेज को लिखा, 3 सेंटीमीटर नीचे ऑब्जेक्ट को लिखा, तो आंसर क्या बना 3 3 9, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, तो आंसर हमें मिला सिर्फ 3, कोई यूनिट भी नहीं मिली और नंबर भी वही आगे जो हमें मिल रहा था। तो हमने कहा बस ठीक है, समझ आ गई बात क्या, कि मैग्निफिकेशन दरअसल ऑब्जेक्ट कितने टाइम्स बड़ा होके दिख रहा है उसको कहते हैं, या यूं कहिए कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितने गुना ज्यादा बड़ी दिख रही है उसको कहते हैं, और वो कितने टाइम्स, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो हमें कैसे मिलता है, इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से डिवाइड कराते हैं। सिंपली यू विल गेट द मैग्निफिकेशन फैक्टर बाय विच द इमेज इज बीइंग एनलार्ज्ड। ठीक है, तो हमने कहा कि मैथमेटिकली m is equal to size of image divided by the size of object, जिसको हम HI/HO भी कहते हैं। तो ये एक हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, लेते हैं। अभी जो हमने मिरर इक्वेशन की डेरिवेशन की, उस मिरर इक्वेशन की डेरिवेशन में एक आपने फैक्टर देखा था जो हमने सबसे पहली इक्वेशन बनाई थी, दैट सबसे पहले वाली इक्वेशन वाज HO/HI इज इक्वल टू P/Q। क्या करें,
ये एच ओ अपॉन एच आई और एच आई अपॉन एच ओ बड़ा मिलता जुलता है, तो अगर मैं इसको पलट के लिख लूं तो ये एच आई अपॉन एच ओ, तो ये तो मैग्निफिकेशन बन जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू अपॉन पी के बराबर हो जाएगा। तो हर मिरर के लिए उसकी इमेज के और ऑब्जेक्ट के साइज को जब हम डिवाइड कराते हैं तो वो उसके ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंसेस का जो रेशो बनता है उसके भी बराबर आता है। ऐसा हर मिरर के लिए होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो कि कॉनकेव हो या प्लेन मिरर हो। तो ये Q अपॉन P, ये Q अपॉन P भी मैग्निफिकेशन बन जाती है। क्यों? क्योंकि Q अपॉन P हर मिरर के लिए उसके HI अपॉन HO के रेशो के बराबर आती है। ये रेशो मैग्निफिकेशन कहलाता है, तो Q अपॉन P भी मैग्निफिकेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला आया, m is equal to Q upon P. It depends upon the data which information is given or required of us. तो हम उसके मुताबिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। ज्यादा ये इस्तेमाल होता है, लेकिन बेसिक डेफिनेशन इसकी ये है। ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब आगे ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए हैं। ठीक है, अगर आपको कहा जाए इफ हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इमेज बड़े साइज की है और ऑब्जेक्ट छोटे साइज का है। मिसाल के तौर पे हम ऐसे समझ लेते हैं, लेट हाइट ऑफ इमेज इज 10 सेंटीमीटर्स, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर्स। तो मैग्निफिकेशन का आंसर क्या बनेगा, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज यानी कि 2। और हर दफा जब इमेज बड़े साइज की होगी और ऑब्जेक्ट छोटे साइज का होगा तो इसका मतलब है न्यूमरेटर हमेशा बड़ा और डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा आंसर हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं इफ हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देन m is always greater than 1, that is image is magnified। इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं, इफ m is greater than 1, इसका मतलब क्या हुआ, m अगर 1 से बड़ा है इसका मतलब है इमेज बड़ी आ रही होगी और ऑब्जेक्ट छोटे साइज का होगा, तो इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड इमेज है। ये आपको दोनों तरीकों से याद रखना चाहिए। ठीक है, नंबर 2, इफ हाइट ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों इक्वल साइज के हैं, यानी कि इमेज की हाइट भी मैं ले लूं 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट भी मैं ले लूं 10 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन क्या बन जाएगा, 10 अपॉन 10, आंसर क्या बन जाएगा, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, देन m इज इक्वल टू 1, दैट इज इस इमेज को हम कहते हैं अनमैग्निफाइड, यानी कि इमेज मैग्नीफाई नहीं हुई, जैसी है वैसी रही। ठीक है, इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि इफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 देन इसका मतलब है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज के बन रहे हैं। मिरर ने आपको ना इमेज को बड़ा करके दिया ना इमेज को छोटा करके दिया। ठीक है, लास्टली इफ हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज छोटी और ऑब्जेक्ट बड़े साइज का हो। ऐसा हमने देखा भी था, कब देखा था, जब ऑब्जेक्ट रखा होता है सी से भी पीछे तो इमेज बनती है सी के आगे छोटे साइज की, मिरर के जितने करीब होगी उतने छोटे साइज की, मिरर से जितना पीछे ऑब्जेक्ट रखा होगा उतना बड़े साइज का होगा। तो हमने ये भी देखा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा और इमेज छोटी हो। ऐसी सूरत में हम क्या देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह रहे हैं कि इमेज 5 सेंटीमीटर की ले लो और ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का कंसिडर कर लो, तो इससे क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट 5 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 0.5। 0.5 का मतलब
1 से छोटा आएगा, हमेशा ये 1 से छोटा आएगा। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट हमारे पास ज्यादा बड़ा होगा, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा। जब डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा तो इसका मतलब आंसर ओवरऑल छोटा ही आएगा। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैग्निफिकेशन विल ऑलवेज बी लेस देन 1। यहाँ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 थी, यहाँ मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है। दैट इज, इस तरह की इमेज को हम क्या कहते हैं? इमेज इज मिनिफाइड, मिनिएचर यानी कि मिनी, स्मॉलर साइज। तो इमेज मिनिफाई हो गई है, इमेज स्मॉलर साइज की हमें दिख रही है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं हमारी मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। और फाइनली वैसे तो हमने इसका जिक्र कर लिया, लेकिन फिर भी मैग्निफिकेशन चाहे हाइट वाले फॉर्मूले से हो या इमेज की लोकेशन या पोजीशन वाले Q/P वाले से हो, दोनों सूरतों में आपको ये बात नजर आ रही है कि इसकी यूनिट कुछ नहीं बचेगी। जब हम इमेज मैग्निफिकेशन निकालने के लिए वैल्यूज को डिवाइड कराते हैं तो साथ में उनकी जो यूनिट्स हैं वो भी कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं रहती। ठीक है, तो इट हैज नो यूनिट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, ओके, इसको फिलहाल एक तरफ से अगले क्लास में इंशाल्लाह फिर हम 2 चीज़ें रह जाएंगी। हम इसके पहले न्यूमेरिकल्स कर लेंगे मिरर इक्वेशन के, और फिर हम उसमें प्लेन मिरर का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, वो देख लेंगे और फिर चैप्टर हमारा कंक्लूड हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर को फिर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर प्लेन मिरर और मिरर इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स के साथ। उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को अपना कंक्लूड करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और अगर आपको किसी टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए हो जो हमारे रूटीन वीडियोस से अलावा हो, सो प्लीज़ लेट मी नो। मैं पहले आपको वो लेक्चर एक्सप्लेन करके फिर बाद में अपनी जो रूटीन की वीडियोस हैं वो अपलोड करता रहूँगा। तो प्लीज़ लेट मी बी अवेयर थ्रू योर कमेंट्स, और मैं इंशाल्लाह पहली फुर्सत में उसको आपको एक्सप्लेन करके उस चैप्टर को वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बादब बानसी।